जय हिंद स्टूडेंट्स। अब लेसन नंबर 3 का हम पार्ट नंबर 2 शुरू करते हैं, पार्ट 2 शुरू करते हैं। जनसंख्या का घनत्व। जनसंख्या घनत्व और वितरण दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है। जनसंख्या वितरण का मतलब है जनसंख्या का स्थानिक प्रारूप, जबकि वितरण का मतलब है क्षेत्रफल और जनसंख्या का आनुपातिक प्रदर्शन। अर्थात जनसंख्या तथा क्षेत्रफल के अनुपात को जनसंख्या का घनत्व कहा जाता है। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर निवास करने वाली जनसंख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। एक छोटी सी परिभाषा है कि प्रति इकाई क्षेत्रफल पर निवास करने वाली जनसंख्या को क्या कहा जाता है? जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। इसे क्षेत्रफल की प्रति इकाई के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। यह सामान्यतः 1 वर्ग किलोमीटर के रूप में दर्शाया जाता है। तो सामान्य सी परिभाषा आप लोगों के सामने 1 नंबर की आ सकती है। 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में निवास करने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या को क्या कहा जाता है? जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। छोटी सी परिभाषा है। तो जनसंख्या और क्षेत्रफल का अनुपात क्या कहलाएगा? जनसंख्या का घनत्व कहलाएगा। या क्षेत्रफल की प्रति इकाई में निवास करने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। या 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को क्या कहा जाता है? जनसंख्या का घनत्व कहा जाता है। अगर हम बात करें जनसंख्या के घनत्व की, तो 2015 के आंकड़ों के अनुसार, वॉशिंगटन ब्यूरो के अनुसार ये आंकड़े निकाले गए। उन आंकड़ों के अनुसार विश्व का कुल जनसंख्या घनत्व 47 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कि पूरे विश्व का जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना है? 47 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के अलग अलग भागों में असमान रूप से पाया जाता है। कि विश्व के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे जनसंख्या का घनत्व ज्यादा पाया जाता है, और कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे जनसंख्या का घनत्व कम पाया जाता है। महाद्वीपों की अगर हम बात करें तो जनसंख्या घनत्व के अनुसार सबसे पहला नंबर है एशिया। एशिया का जनसंख्या घनत्व है 116 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ध्यान रखना, जनसंख्या घनत्व व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निकाला जाता है 116। 2 नंबर अगर हम बात करें यूरोप की, यूरोप का जनसंख्या घनत्व है 32 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अफ्रीका का 27, उत्तरी अमेरिका की बात करें 16, दक्षिण अमेरिका की बात करें 20, और ओसेनिया 0.3 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। तो हमें इससे पता चल रहा है एशिया महाद्वीप का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। यहाँ पे ध्यान रखना, एक तरफ एशिया का 116 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, और दूसरी तरफ ओसेनिया का सिर्फ 3 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अर्थात जनसंख्या का जो घनत्व है वो भी असमान रूप से पाया जाता है। अब बात करें अगर हम कि विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है या क्षेत्र कौन सा है, तो विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो देश है या क्षेत्र है वो है सिंगापुर। सिंगापुर में 7,797 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र है सिंगापुर। और बांग्लादेश में जनसंख्या का घनत्व 1088 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद तीसरे नंबर पे आता है दक्षिणी कोरिया वाले इलाके। ये विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र आते हैं, जहां पे सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। अब बात आती है जनसंख्या घनत्व निकालते कैसे। जनसंख्या घनत्व को निकालने के कई तरीके हैं। एक तो सामान्य सा तरीका है। सामान्य की अगर हम बात करें या गणितीय घनत्व की बात करें, तो जनसंख्या और क्षेत्रफल का अनुपात, अर्थात कुल जनसंख्या में कुल क्षेत्रफल का भाग दिया जाएगा, तो हमारे सामने जनसंख्या का सामान्य घनत्व आ जाएगा।
तो जनसंख्या घनत्व किस प्रकार से निकाला जाता है या जनसंख्या घनत्व के कौन कौन से तरीके हैं उनकी बात करेंगे। सामान्य की मैं अभी चर्चा कर रहा था कि कुल जनसंख्या में कुल क्षेत्रफल का भाग देने पर सामान्य घनत्व आता है। पहले नंबर पे है गणितीय घनत्व। गणितीय घनत्व से मतलब है कुल जनसंख्या में कुल क्षेत्रफल का भाग दिया जाता है, अर्थात किसी प्रदेश की जनसंख्या बटे उस क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है, तो हमारे सामने क्या आ जाएगा, गणितीय घनत्व आ जाएगा। तो यहाँ पे सीधा सा सूत्र इसका, ये छोटा सा सूत्र है जिसको आप लोग याद रख सकते हो। उदाहरण के लिए अगर हम बात करूं, मान लो ये कोई भी एक क्षेत्र हो गया ए, यहां का क्षेत्रफल है 100 वर्ग किलोमीटर और यहाँ पे कुल जनसंख्या है 10,000। तो जनसंख्या है 10,000 और क्षेत्रफल है 100 वर्ग किलोमीटर। तो इसका अगर हम गणितीय घनत्व निकालेंगे तो सीधा सा सूत्र है कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल। तो कुल जनसंख्या 1000 बटे कुल क्षेत्रफल 100 का भाग गया, तो कितना आ गया हमारे सामने, 10 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अर्थात जनसंख्या में क्षेत्रफल का भाग देकर हम गणितीय घनत्व निकाल सकते हैं। एक छोटा सा उदाहरण मैंने आप लोगों को यहाँ पे समझाया है। दूसरा बात करते हैं कायिक घनत्व। इसके द्वारा किसी भी क्षेत्र में जनसंख्या और वहां पर जो कृषि क्षेत्र है उसका अनुपात प्रदर्शित किया जाता है। तो इसमें सीधा सा सूत्र है, जनसंख्या वाला वैसे का वैसे रहेगा, कुल जनसंख्या बटा कुल कृषि क्षेत्रफल या कुल कृषि योग्य क्षेत्रफल बोल सकते हैं। तीसरा कृषि क्षेत्रफल, जिसमें कृषि जनसंख्या को शामिल करते हैं, कुल जनसंख्या को शामिल नहीं किया जाता। इसमें कृषि और खेती करने वाली जो जनसंख्या है उसके द्वारा हम कृषि घनत्व को ज्ञात करते हैं। तो तीसरा सूत्र हो गया कुल कृषि जनसंख्या या कृषि में संलग्न जनसंख्या बटे कुल कृषि योग्य क्षेत्रफल या कृषित क्षेत्रफल। आर्थिक घनत्व, आर्थिक घनत्व के द्वारा किसी क्षेत्र में वहां पे जनसंख्या कितनी है और वहां के संसाधन कितने हैं और उन संसाधनों पर जनसंख्या का दबाव किस प्रकार से, उसका अध्ययन करने के लिए निकाला जाता है। तो इसका सीधा सा इसमें भी कुल जनसंख्या बटे कुल संसाधन, इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, आर्थिक घनत्व निकाल सकते हैं। और नेक्स्ट 5 नंबर की अगर हम बात करें तो पोषण घनत्व। पोषण का मतलब है कि किसी भी देश में वहां पर जो जनसंख्या है उसमें पोषण का स्तर किस प्रकार का है, वहां के लोगों को भोजन की सुविधा किस प्रकार की मिल रही है, तो उसके आधार पे हम पोषण घनत्व ज्ञात करते हैं। तो इसमें भी सीधा सा है कुल जनसंख्या बटे कुल भोज्य फसलों का क्षेत्रफल। कि कुल जनसंख्या में भोजन करने वाली जो फसलें हैं, सभी फसलों का नहीं, वे फसलें जिनको हम भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं उन फसलों को बोए जाने वाला क्षेत्रफल शामिल होता है। तो यहाँ पे 5 सूत्र है, गणितीय घनत्व है कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल, कायिक घनत्व है कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल। दोनों में कोई अंतर नहीं है, बस यहाँ पे ये अंतर आ जाएगा, ठीक है, कृषि नाम आ जाएगा। कृषि घनत्व की बात करें तो दोनों में एक शब्द जुड़ जाएगा, कुल जनसंख्या यानी कुल कृषि जनसंख्या और कुल कृषि क्षेत्रफल। आर्थिक घनत्व है कुल जनसंख्या में कुल संसाधनों का भाग दे दो और पोषण घनत्व है कुल जनसंख्या में कुल भोज्य फसलों के क्षेत्रफल का भाग देने पर या उनका अनुपात क्या कहलाएगा, पोषण घनत्व कहलाएगा।
अब नेक्स्ट आता है आप लोगों का जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक, कि विश्व के कुछ क्षेत्र ऐसे जहां पे जनसंख्या घनत्व अधिक है और कुछ क्षेत्र ऐसे जहां पे जनसंख्या घनत्व कम है, तो उनको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, हम उसका अध्ययन करेंगे। यहाँ से आप लोगों का एक क्वेश्चन बन सकता है बड़ा, कि जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों को विस्तार से समझाइए। तो जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों को दो भागों में बांटा गया है। एक नंबर भौतिक कारक और दो नंबर है आर्थिक कारक। भौतिक कारकों में अगर हम बात करें तो सबसे पहले है स्थिति। दो नंबर है जलापूर्ति। तीन नंबर पे आता है जलवायु और चार नंबर पे आता है मृदा या मिट्टी की प्रकृति बोल सकते हो। इसी प्रकार से आर्थिक कारकों को भी चार भागों में बांटा गया है। पहली बात आती है खनिज, दूसरा नगरीकरण, तीसरा औद्योगिकरण और चार नंबर है सामाजिक व सांस्कृतिक कारक। तो यहाँ पे आप लोगों का क्वेश्चन बनेगा, जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले भौतिक कारकों को विस्तार से समझाइए। अगर भौतिक कारकों का पूछा है तो क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से पढ़ो कि भौतिक कारकों का विस्तार से समझाइए, तो सिर्फ 4 पॉइंट आएंगे, उनका आप लोग अच्छे से समझा दो। और पूछा गया है जनसंख्या वितरण घनत्व को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारकों को विस्तार से समझाइए, तो आर्थिक कारकों का वर्णन हमें करना है। अगर भौतिक कारकों का पूछा और आपने आर्थिक कारकों का किया है तो वो गलत हो जाएगा। आर्थिक कारकों का पूछा और भौतिक कर दिया तो भी वो क्या होगा, गलत होगा। जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसके अनुसार आप लोग आंसर दो कि जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, भौतिक कारकों को विस्तार से समझाइए। तो उस हिसाब से आप लोगों को आंसर देना है। सबसे पहले बात आती है भौतिक कारक की स्थिति, कि विश्व में किसी भी देश की स्थिति वहां पे जनसंख्या के घनत्व को प्रभावित करती है। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो विश्व में जो भूमध्य सागरीय स्थिति वाले जो देश आते हैं, उन देशों की स्थिति के कारण वहां की जलवायु दशाएं अच्छी है और वहां पे जलवायु दशाओं के अच्छा होने के कारण वहां पर जनसंख्या का घनत्व बहुत अधिक पाया जाता है। इसी प्रकार से मैंने एक उदाहरण दिया था आप लोगों के सामने, सिंगापुर। सिंगापुर में जो जनसंख्या घनत्व बताया था विश्व में सबसे अधिक 7,797 बताया था। उसके पीछे प्रमुख कारण है स्थिति। सिंगापुर हिंद महासागर में एक विशिष्ट प्रकार की महासागरीय मार्गों की स्थिति रखता है कि विश्व के बड़े बड़े महासागरीय मार्ग यहाँ आकर मिलते हैं। विश्व का बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र है और व्यापारिक केंद्र की स्थिति होने के कारण यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में जनसंख्या घनत्व या जनसंख्या की बसावट देखने को मिलती है। इसके अलावा चीन के जो दक्षिण पूर्वी इलाके आ जाते हैं, भारत का हिंद महासागरीय जो दक्षिणी इलाका आ जाता है, इनकी विशिष्ट स्थिति के कारण यहाँ पर जनसंख्या का जमाव बहुत अधिक है। दूसरा था जलापूर्ति। जलापूर्ति से मतलब है कि ऐसे प्रदेश जहां मानव को जल की आपूर्ति हो जाती है या रहने के लिए जल की सुविधा मिलती है, उन भागों में मानव अधिक रहना पसंद करता है। तो जितनी भी नदी घाटी क्षेत्र है विश्व में, गंगा नदी घाटी है, यमुना नदी क्षेत्र आ जाता है, ब्रह्मपुत्र घाटी क्षेत्र आ जाता है, सिंधु नदी घाटी क्षेत्र आ जाता है, चीन में यांगत्से कियांग नदी क्षेत्र आ जाता है। इसके अलावा मिसिसिपी मिसौरी उत्तरी अमेरिका में नदी क्षेत्र आ जाता है, या फिर मिस्र में नील उत्तरी अमेरिका में मिसिसिपी मिसौरी नदी वाला क्षेत्र आ जाता है और मिस्र में नील नदी घाटी नदी वाला क्षेत्र आता है। वहां पर जलापूर्ति के कारण ही इन नदी घाटियों में सघनतम जनसंख्या निवास करती है। और विश्व की जो प्राचीनतम सभ्यताएं भी विकसित हुई है, उनमें यांगत्से कियांग सभ्यता की बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें, नील नदी घाटी सभ्यता की बात करें, तो ये जितनी भी प्राचीनतम सभ्यताएं वो विकसित हुई है नदी घाटियों में। क्यों? क्योंकि वहां पर जल की आपूर्ति अच्छी हुई है और जल की सुविधा के कारण वहां पर मानव ने बसना शुरू किया था। तीसरी बात आती है जलवायु की। ऐसे प्रदेश जहां पर मानव के रहने के लिए अनुकूल जलवायु पाई जाती है, जलवायु की दशाएं अनुकूल होती है, उन प्रदेशों में मानव अधिक रहना पसंद करता है। विशेष शीतोष्ण जलवायु वाले जो प्रदेश होते हैं, उन शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु वाले प्रदेशों में सघनतम जनसंख्या घनत्व देखने को या जनसंख्या की बसावट सघनतम देखने को मिलती है। विशेष मैंने आप लोगों को पहले बताया था
20 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों वाले क्षेत्रों में विश्व की 80% जनसंख्या निवास करती है। ये क्षेत्र जो है वो जलवायु की दृष्टि से अनुकूल है, इसलिए यहाँ पर सघनतम जनसंख्या की बसावट हमें देखने को मिलती है। इसके विपरीत जहाँ पे जलवायु की दशाएं प्रतिकूल है, जैसे आर्कटिक वाले हिम प्रदेश है, इसके अलावा मरुस्थलीय शुष्क इलाके हैं, वहां की जलवायु दशाएं कठोर होने के कारण वहां पर बहुत ही कम या अति न्यून मात्रा में जनसंख्या निवास करती है। चौथा था मृदा। ऐसे क्षेत्र जहाँ पे मृदा में उपजाऊपन अधिक पाया जाता है, वहां पर कृषि कार्यों की अधिकता होने के कारण जनसंख्या का जो जमाव है वो बहुत अधिक या सघनतम मात्रा में देखने को मिलता है। जैसे भारत में गंगा सतलज का जो उपजाऊ मैदान है, उस उपजाऊ मैदान में भारत की 50 करोड़ से भी अधिक जनसंख्या निवास करती है। इसी प्रकार से चीन में मैंने बताया था यामती से क्या हांगो नदियों की जो उपजाऊ मैदान है। इसके अलावा दक्षिणी पूर्वी जो भारत वाले इलाके, सॉरी दक्षिण पूर्वी एशिया वाले इलाके हैं, उनमें मिकाम, मिनाम आदि जो नदियां हैं, उन नदियों वाले इलाकों में मृदा की उपजाऊपन अधिक पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो नदियां हैं वो नदियां प्रतिवर्ष नई मिट्टी का जमाव करती है। इसलिए इन नदी के उपजाऊ मृदा वाले मैदानों में सघनतम जनसंख्या समूह निवास करता है। भारत इन्हीं विश्व की बात करें अगर हम, तो विश्व में जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्र, जलोढ़ मृदा सबसे उपजाऊ मृदा वाले इलाकों में से आती है। जलोढ़ मृदा, काली मृदा, दोमट मृदा, चिकनी मृदा, इस प्रकार की मिट्टी वाले इलाकों में सघनतम जनसंख्या निवास करती है। नेक्स्ट बात आती है अगर हम आर्थिक कारकों की बात करें, तो आर्थिक कारकों में सबसे पहले बात आती है खनिज की। तो खनिज पदार्थ किस प्रकार से जनसंख्या को प्रभावित करते हैं। ऐसे इलाके जहां पे खनिज पदार्थ अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, वहां पर औद्योगिक विकास अधिक हुआ है, और औद्योगिक विकास होने के कारण वहां पर परिवहन और व्यापार की सुविधाएं विकसित होने से रोजगार के साधन बढ़े हैं, और इसी सुविधा के कारण ये क्षेत्र जनसंख्या को आकर्षित करने में सफल रहे हैं। और यही कारण है कि जहां पर खनिज पदार्थों की अधिकता पाई जाती है, वहां पर सघनतम जनसंख्या निवास करती है। उदाहरण के लिए अफ्रीका में जाम्बिया एक देश है, यहाँ पे कटंगा तांबे की खान है। जीके में भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। कटंगा तांबे की खान इसका एक उदाहरण है। यहाँ पर कटंगा में जैसे तांबे की खानें मिली है, यहाँ पर जनसंख्या का जमाव सघन हो गया। इसी प्रकार से ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी मरुस्थलीय इलाके में, जहां पहले जनसंख्या का जमाव बहुत ही कम था, वहां पर कालगुर्ली और कुलगार्डी दो सोने की खानें मिली थी। उन सोने की खानों के कारण आज वहां पर सघनतम जनसंख्या समूह देखने को मिलता है। कालगुर्ली और कुलगार्डी सोने की खानों वाले क्षेत्रों में। तो खनिज भी जनसंख्या को आकर्षित करते हैं। नगरीकरण, नगरीकरण से मतलब है कि जब ग्रामीण क्षेत्रों से जनसंख्या रोजगार की तलाश में नगरों में जाकर बसना शुरू कर देती है, तो उस क्रिया को नगरीकरण कहा जाता है। जैसे जैसे नगरों का विकास होता है, नगरों में परिवहन, व्यापार, शिक्षा आदि की सुविधाएं अच्छी मात्रा में मिलती है, और इन सुविधाओं के कारण नगर जनसंख्या को आकर्षित करते हैं। और यही कारण है कि नगरों की ओर जनसंख्या का जो जमाव है वो बहुत अधिक होने लग जाता है। तो नगरीय क्षेत्र भी जो है वो जनसंख्या के आकर्षण के केंद्र होते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो भारत में दिल्ली है, मुंबई है, कोलकाता है, चीन में शंघाई है, अमेरिका में न्यूयॉर्क है, इंग्लैंड में लंदन है। ये विश्व के बड़े बड़े नगरीय इलाके जहाँ पे सघनतम जनसंख्या समूह निवास करता है। औद्योगिकरण, जिन क्षेत्रों में उद्योगों का विकास तीव्र गति से हुआ है, वहां पर रोजगार के साधन बढ़े हैं। तो रोजगार के साधनों की अधिकता के कारण वहां पर धीरे धीरे जनसंख्या का जमाव भी क्या होने लग गया है, अधिक होने लग गया है, क्योंकि औद्योगिक क्षेत्रों में धीरे धीरे परिवहन है, व्यापार है, इस प्रकार की सुविधाएं बढ़ने लग जाती है। विश्व में कोबे ओसाका की बात करें हम, दिल्ली मेरठ वाला औद्योगिक प्रदेश ले लो, कोबे ओसाका वाला औद्योगिक प्रदेश ले लो, न्यूयॉर्क वाला औद्योगिक प्रदेश ले लो, या और भी अनेक ऐसे औद्योगिक प्रदेश है, कोलकाता ले लो, मुंबई ले लो, इसके अलावा गुजरात में वडोदरा है, सूरत है, औद्योगिक क्षेत्र ले लो। इन औद्योगिक क्षेत्रों में जनसंख्या का सघनतम जमाव देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। किसी भी प्रदेश में वहां का समाज, संस्कृति, रहन सहन, धर्म, राजनीतिक कारक, ये सब जनसंख्या के घनत्व को प्रभावित करते हैं। जिन देशों में राजनीतिक दृष्टि से शांति और सुरक्षा रहती है, वहां की सरकार अच्छी होती है, वहां पर जनसंख्या का सघनतम जमाव देखने को मिलता है। इसके विपरीत जहां पर युद्ध वगैरह अधिक होते हैं, राजनीतिक अशांति रहती है, सरकार अच्छी नहीं है, वहां पर जनसंख्या का जमाव बहुत ही कम देखने को मिलता है। अभी एक छोटा सा उदाहरण सीरिया की बात करें, अरब प्रदेशों के पास अगर हम बात करें, पश्चिमी एशिया का इलाका है, वहां पर एक छोटा सा देश है सीरिया। वहां पर आतंकवादी हमले होते रहते हैं, सरकार अच्छी नहीं है, राजनीतिक दृष्टि से अशांति बनी रहती है, तो वहां की जनसंख्या धीरे धीरे पलायन करके दूसरे देशों में जा रही है, तो वहां पे जनसंख्या कम होती जा रही है।
तो राजनीतिक दृष्टि से शांति और सुरक्षा जहां रहेगी वहां जनसंख्या का जमाव अधिक रहेगा। इसके अलावा धार्मिक कारकों की बात करें तो धार्मिक कारकों में मंदिर है, मस्जिद है, इस प्रकार के जो धार्मिक कारक है वो भी जनसंख्या को प्रभावित करते हैं। जैसे भारत में काशी है, मथुरा है, वाराणसी है, ये वाले जो इलाके हैं ये मंदिरों के कारण ही या धार्मिक दृष्टि से या सघनतम बसे हुए हैं। इसी प्रकार से सऊदी अरब में मक्का और मदीना की बात करें तो वहां पर भी धार्मिक कारकों के कारण ही वो चित्र क्या है, सघनतम जनसंख्या वाले इलाकों में से आते हैं। तो सामाजिक और सांस्कृतिक कारक भी जनसंख्या के घनत्व को प्रभावित करते हैं। तो जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों को दो भागों में बांटा गया है, भौतिक कारक और आर्थिक कारक। भौतिक कारकों में स्थिति, जलापूर्ति, जलवायु, मृदा। आर्थिक कारकों में खनिज, नगरीकरण, औद्योगिकरण और सामाजिक व सांस्कृतिक कारक आते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों का, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व को कितने भागों में बांटा गया है। तो जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से विश्व को 5 भागों में बांटा गया है। जिस प्रकार से हमने वितरण वाले में पढ़ा था कि वितरण के आधार पर, जनसंख्या वितरण के आधार पर विश्व को 4 भागों में बांटा गया था, उसी प्रकार से अब आता है जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से विश्व को 5 भागों में बांटा गया है। घनत्व का मतलब है कि आंकड़े लिए गए हैं विश्व के औसत, उन आंकड़ों के आधार पर इतने घनत्व से लेकर इतने घनत्व का चित्र इसमें आएगा, इतने घनत्व से लेकर इतने घनत्व का चित्र इसमें आएगा। जो किस प्रकार से मैं बता देता हूँ। पहला अत्यधिक जनसंख्या घनत्व वाले चित्र, दूसरा है अधिक जनसंख्या घनत्व वाले चित्र, तीसरा सामान्य जनसंख्या घनत्व वाले चित्र, चौथा है कम जनसंख्या घनत्व वाले चित्र और पांचवा है जनविहीन चित्र या न्यून जनसंख्या वाले चित्र आ जाएंगे। तो पहले अत्यधिक जनसंख्या घनत्व वाले चित्र, कौन से चित्र आते हैं, ऐसे चित्र जहां पे जनसंख्या घनत्व 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक है। ये आंकड़े आप लोगों को याद रखने हैं, ठीक है। यहाँ पे ये चीजें हैं आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी कि अत्यधिक जनसंख्या घनत्व वाले चित्र कौन से आते हैं, वे क्षेत्र जहां पे जनसंख्या घनत्व कितना है, 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक है। इन क्षेत्रों में सघनतम जनसंख्या समूह देखने को मिलता है, ये अत्यधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र आते हैं। इनमें अगर हम बात करें तो वही क्षेत्र आएंगे जो वितरण में पढ़ा था, जैसे पूर्वी एशिया, दक्षिणी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया, उत्तरी पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका का उत्तरी पूर्वी जो इलाका आता है वो प्रमुख रूप से शामिल होते हैं। बांग्लादेश है, सिंगापुर है, ऐसे देश इसमें सम्मिलित होते हैं। दूसरा आता है अधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र जहां पे जनसंख्या घनत्व 100 से 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाया जाता है। टी का मतलब पर्सन, व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर तक पाया जाता है। उन क्षेत्रों को अधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों में शामिल किया जाता है। उन क्षेत्रों की अगर हम बात करें, 2-4 क्षेत्रों की, तो यूरोप महाद्वीप के जो पूर्वी इलाके आ जाते हैं वो, इसके अलावा भूमध्य सागर के तटवर्ती इलाके आ जाते हैं, भारत का मध्यवर्ती भाग आ जाता है और चीन का जो पश्चिमी इलाका आ जाता है वो प्रमुख रूप से इस श्रेणी में शामिल होता है, अधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र में आता है। तीसरा, सामान्य जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ऐसे क्षेत्र जहां पे जनसंख्या घनत्व 10 से 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर तक पाया जाता है। कि ऐसे क्षेत्र जहां पे जनसंख्या घनत्व है 10 से 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर तक पाया जाता है, उन क्षेत्रों को सामान्य जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों की श्रेणी में शामिल किया जाता है, जिसमें मुख्यतः अरब प्रायद्वीप वाले इलाके आ जाते हैं कि सऊदी अरब है, ईरान है, इराक है, कुवैत है, कतर है, यमन है, ओमान है, सीरिया है, इस प्रकार के जो देश है वो सामान्य जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों में आ जाते हैं। इसके अलावा कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान आ जाते हैं। इसके अलावा जो दक्षिण अफ्रीका वाले जो इलाके हैं वो प्रमुख रूप से इसमें शामिल होते हैं। चौथा आता है कम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र जहां पे जनसंख्या घनत्व 1 से 10 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर तक पाया जाता है। 1 से 10 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर तक पाया जाता है, उन क्षेत्रों को कम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों की श्रेणी में शामिल किया जाता है। इसमें यूरोप के जो उत्तरवर्ती इलाके आ जाते हैं वो उत्तरवर्ती इलाके, इसके अलावा साइबेरिया वाला इलाका आ जाता है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के उत्तरवर्ती इलाके आ जाते हैं, इसके अलावा अफ्रीका महाद्वीप के जो मध्यवर्ती देश आते हैं, जो भूमध्य रेखा के आसपास वाले इलाके आते हैं, कांगो है, जायरे है, इस प्रकार के देश कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों में या कम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों में आते हैं, जिनमें जनसंख्या घनत्व 1 से 10 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर आते हैं। नेक्स्ट आता है जनविहीन क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र जहां पे जनसंख्या घनत्व 1 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम पाया जाता है, उन क्षेत्रों को जनविहीन क्षेत्र या न्यून जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र कहा जाता है। और विश्व के 70% स्थल भाग,
विश्व के 70% स्थल भाग जन विहीन क्षेत्रों की श्रेणी में आते हैं और इन क्षेत्रों को जो मैंने वितरण में बताया था वही बात यहाँ पे आती है। इन जन विहीन क्षेत्रों को आवासीय क्षेत्र भी कहा जाता है और ये आवासीय क्षेत्रों को 4 भागों में बांटा गया है: अति शीत, अति शुष्क, अति उष्ण आर्द्र और उच्च पर्वतीय प्रदेश। ये जन विहीन क्षेत्रों की श्रेणी में आते हैं जिनको न्यून जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र भी कहा जाता है। यहाँ जनसंख्या घनत्व 1 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम पाया जाता है। तो जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से विश्व के देशों को 5 भागों में बांटा गया है। अत्यधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र, जहां जनसंख्या घनत्व 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी अधिक पाया जाता है। अधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र, जहां 100 से 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर तक पाए जाते हैं। तीसरा, सामान्य जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र, जहां जनसंख्या घनत्व 10 से 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर तक पाया जाता है। कम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र, जहां 1 से 10 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर तक घनत्व पाया जाता है। और जन विहीन क्षेत्र, जहां 1 से भी कम जनसंख्या घनत्व है। अति शीत, अति शुष्क, उष्ण आर्द्र और उच्च पर्वतीय प्रदेश। धन्यवाद। नेक्स्ट पार्ट इसके बाद आ जाएगा आप लोगों का विश्व के प्रमुख महामानव समूह।